ध्यान से देखो, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का केमिकल रिएक्टिविटी, बेसिकली अगर आप देखिएगा तो अल्काइल हैलाइड का केमिकल रिएक्टिविटी 3 पार्ट में चलता है। एक होता है उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आवाज आ रही है इधर सबको? तुम लोग को आवाज आ रहा है? ठीक, ठीक है, ठीक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेसिकली इसमें आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको याद होगा, लास्ट टाइम हम लोग ने इसका पूरा मैकेनिज्म देख चुके हैं। हम लोग इसमें ना पढ़े हैं SN1, SN2 और SNI, ये कर लिए हम लोग, ठीक है। साइन सब्स्टिट्यूशन आपको पहले हो। अब इसमें देखो, हम इस मैकेनिज्म में अब इंटर नहीं करेंगे, जो इसके अंदर का रिएक्शंस है उसको आपके सामने कलेक्टिवली है ना रख दिया जा रहा है। जरा गौर कीजिएगा, देखिए मान लीजिए हम लोग के पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, जिसमें ये जो आप हैलोजन देख रहे हैं वो आपका लेविंग ग्रुप है। अगर आप इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये जो हमारा X है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट जाता है, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ा, इसके अंदर बहुत सारा मैकेनिज्म का जो फंडामेंटल्स टर्म है वो आपको SN1 और SN2 में बता दिया। SN1 जब आप फॉलो करते हैं तो रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोसीड करता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये सब एक एक करके किसका रेट ज्यादा होगा कम होगा सब डिस्कशन हो गया। सेम फॉर SN2 आल्सो, करेक्ट ना। अब यहाँ पे आप ये देखो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन कौन हो सकता है, कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल। तो आप बहुत सारा रिएक्शंस देखें। सपोज हम लोगों के पास R बॉन्ड X है, ठीक है। आप इस RH को रिएक्ट कराते हैं, आप इस RH को रिएक्ट कराते हैं एक्वस QH और एक्वस NOH के साथ। इसका न्यूक्लियोफाइल कौन है तो OH माइनस, तो X हटता है और उसकी जगह पे R बॉन्ड OH आ जाता है। कहने का मतलब अल्कोहल विल फॉर्म, करेक्ट ना। अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग इसके जगह पे रिएक्ट करा दे सोडियम के साथ O माइनस R को, O माइनस R Na प्लस O माइनस R, तो ये जो O है जैसे सोडियम मिथॉक्साइड, मिथाइल अल्कोहल का सोडियम, सोडियम मिथॉक्साइड, समझ गए। अल्कोहल का H हटा के उसकी जगह मेटल लगा, तो ये हम लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल है RO माइनस, तो ये बनता है R बॉन्ड O बॉन्ड R, कहने का मतलब ईथर विल फॉर्म। क्या बनेगा? ईथर, ईथर का फॉर्मेशन होगा। ये समझ पा रहे हो क्या लिखे, ठीक है। आपको हम एक एग्जांपल भी दे दे। सपोज हम तुम्हारे सामने बोल देते हैं कि देखो जी CH3 बॉन्ड Cl है और इसको रिएक्ट करा दो CH3O माइनस Na प्लस के साथ, तो क्या ये हम लोग के पास CH3O CH3 बन जाएगा, ईथर, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखो इसमें थोड़ा और आगे बढ़ो, आप यहाँ पे इसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी करा सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल प्रोवाइड H माइनस, ये H माइनस है तो R बॉन्ड H का फॉर्मेशन होगा, मतलब एल्केन, एल्केन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एल्केन बन जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ो, अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं RCOO माइनस और सिल्वर Ag+, तो ये है न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन RCOO माइनस, तो बन जाता है R बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, एंड दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली ईस्टर। ये ईस्टर है, ठीक है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ऐसे करके आपके पास बहुत सारा रिएक्शन है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके कॉपी पे बहुत सारा रिएक्शन है, लेकिन उसमें से हम 4 रिएक्शन को अलग करना चाहेंगे। 4 रिएक्शन ऐसे करके बहुत सारा आपके बुक में है, पूरा चार्ट दिया हुआ आप देखो। अब आइए इन 4 खास रिएक्शन पे सबको देखो ध्यान से।
अगर आप इसको KCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, KCl के साथ, तो बनता R बॉन्ड Cl। लेकिन वहीं पे अगर आप इसको रिएक्ट करा देते हैं AgCl के साथ, तो बनता है R बॉन्ड Nc। जहां आपको ध्यान देना है वो हम आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है। KCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो R बॉन्ड Cl बनेगा, लेकिन AgCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो R बॉन्ड Nc बनेगा। अगर आप इसको रिएक्ट करा दोगे KNO2 के साथ, तो R बॉन्ड ONO बनेगा। और अगर आप इसको रिएक्ट करा दोगे AgNO2 के साथ, तो R बॉन्ड NO2 बनेगा। यहां आपको ध्यान लगा, ठीक है। बाकी सब में क्या है, न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा दो। बाकी सब में क्या है, न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा दो, जो माइनस उसको अटैक करा दो। लेकिन वहां पे भी न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल Cl- है, तो Cl- यहाँ भी, लेकिन आंसर या प्रोडक्ट अलग अलग। अब यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि आखिर हो गया। ऊपर वाला है अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। नीचे वाला है अल्काइल, बोलो बोलो, आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। अगला है हम लोग के पास अल्काइल नाइट्राइट। नेक्स्ट हम लोग के पास नाइट्रोएल्केन। तो आखिर क्या होता है ऐसे कि जो सीधा सीधा नियम कानून से इतना हम लोग बना रहे थे, वहां जाके बदल जाता है। किस किस में बदला है, तो बता सकता किस किस में बदला है जो आपके हिसाब से आना चाहिए था, उससे अलग आंसर आ गया। AgCl और AgNO2, ठीक है। सुनिएगा ध्यान। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के पीछे यहाँ पे कारण है K+ और Cn में Cn-। कोई बता सकता है K+ और Cn- में माइनस किसके ऊपर? कार्बन पे माइनस होता है। Cn- का जो माइनस है वो कार्बन पे है। Cn- का माइनस किसके ऊपर है? कार्बन पे। अब AgCl में भी सेम चीज है। AgCl, KCl और AgCl, अगर आप यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का, आयनिक नेचर का बात करेंगे तो ये ज्यादा आयनिक है। मोर आयनिक होने की वजह से ये सॉल्यूशन में Cn- फर्निश कर देता है, ठीक है। सॉल्यूशन में Cn- फर्निश कर देता है, तो C पे जो माइनस साइट है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और वो जाके अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है। C का माइनस अल्काइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैक करता है और बनता है R बॉन्ड Cn। C का माइनस कैसे फर्निश हुआ? क्योंकि KCl एक अच्छा आयनिक कंपाउंड है, तो वो सॉल्यूशन में बहुत इजीली K+ और Cl- में टूट जाता है। चलो पहले इसी के बारे में लिखते हैं। ये आराम से K+ और Cl- में टूट जाता है। Cl- ये R+ के साथ कंबाइन करता है, तब जाके हमारे पास R बॉन्ड Cn बनता है, ठीक है। लेकिन AgCl इज लेस आयोनिक, AgCl इज मोर कोवलेंट। Ag+ है, C- N है, ये लेस आयनिक बोलो या मोर कोवलेंट बोलो, लेस आयनिक या मोर कोवलेंट, सो डज नॉट गिव Cn- इजीली। ये आसानी से Cn- को रिलीज नहीं करता। अच्छा, Cn- अगर रिलीज नहीं करता तो फिर अटैक कैसे होगा? अटैक होने के लिए ये करता क्या है, AgCl में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये R+ को ऊपर अटैक करता है और तब जाके बन जाता है R बॉन्ड Nc। बोलो समझा? फिर से नोट करने पे थोड़ा कम ध्यान दें, आपको हम पूरा समय देंगे। आपको बहुत सारा रिएक्शंस है ना बुक में, आप देखें ना, हम आपको उसमें से कुछ बता। क्वेश्चन, KCl में मोर आयनिक नेचर होने से वो बहुत इजीली K+ और Cl- में टूटता है, जिसमें C पे माइनस होता है और C का माइनस R+ के साथ कंबाइन करके R बॉन्ड Cn या अल्काइल साइनाइड बनाता है। AgCl ज्यादा कोवलेंट होने की वजह से टूट नहीं पाता,
फिर अटैक किधर से होता है, नाइट्रोजन साइड से। नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू R+, और उस केस में R बॉन्ड NC का फॉर्मेशन। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को तुम इसमें भी अडॉप्ट कर सकते। देखो K+ है, O- NO है, यहाँ पे Ag+ है, O- NO है। अब समझो KnO2 में मोर आयनिक नेचर होने की वजह से वो टूट जाता है। K+ अलग, O- NO अलग, तो O- जो है वो R+ के ऊपर अटैक करता है, R बॉन्ड ONO बनता है। फिर से AgNO2 में मोर कोवलेंट नेचर होने से ये डिसोसिएट नहीं हो पाता, तो ऑक्सीजन पे माइनस है लेकिन वो फ्री नहीं है अटैक करने के लिए, तो नाइट्रोजन को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन R को देना पड़ता है, देन फॉर्म R बॉन्ड NO। समझ में आया? एक्सेप्शनल आंसर आएगा, इसलिए बी केयरफुल। एक्सेप्शन क्या है, जब तक आप उस लॉजिक को समझे नहीं। एक बार आप लॉजिक समझ गए, अभी आपके अंदर, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए फिर आगे। केमिकल बॉन्ड हम बोले कि Ag+ O- NO में मोर कोवलेंट होने की वजह से वो सॉल्यूशन में इतना इजीली आयोनाइज नहीं होता। आयोनाइज नहीं होता तो अलग नहीं होता, अलग नहीं होता तो O- Ag+ के साथ बंधा रहता है, तो फिर R+ पे कौन अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन विल डोनेट पेयर ऑफ। चलो थोड़ा लिख लो वहां, यहां तक नोट करने के बाद नीचे में स्टेटमेंट लिखो। above discussion shows that KCl is more ionic, so it can easily furnace K+ and Cn, easily furnace K+ and Cn, C पे माइनस देना, K+ and Cn, C पे माइनस देना, so Cn का C माइनस, Cn लिखना, C पे माइनस देना, will attack on R+ to give R bond Cn, will attack on R+ to give R bond Cn, but in case will attack on R+ to give R bond Cn, but AgCl is more covalent, so it does not ionize in Ag+ and Cn, C पे माइनस easily,
Ag plus and Cn C पे minus easily. So lone pair of nitrogen. So lone pair of nitrogen will attack. Lone pair of nitrogen will attack on R plus to give R bond NC. To give R bond NC. ठीक है, इतना ही स्पेस छोड़ दीजिए, आप खुद से लिखिएगा KNO2 और AgNO2 की जगह छोड़ दीजिए, उससे आपको याद रहेगा। याद हो गया इसका? आगे बढ़े। आप लोग आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। Cn के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कुछ अलग से रिएक्शंस जो आपके कन्वर्सन में आपको मदद करें। आप अभी देख चुके हैं कि अगर हम R बॉन्ड Cl को KCl के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो R बॉन्ड Cn बन जाएगा, सही है ना? ये साइनाइड को अच्छे से पहचानना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेटिक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। ये बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये R बॉन्ड ओइक एसिड बन जाता है। मतलब Cn किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ओइक एसिड। Cn जो है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो याद रखना ये कॉरस्पॉन्डिंग एमाइड बन जाता है। R बॉन्ड CONH2 एमाइड, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ एमाइड, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे एमाइड। अगर आप इसको रिएक्ट करा देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो इसका रिडक्शन होके ये 1 डिग्री एमाइन बन जाता है। R बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन करता है। तो ये सब जगह है जहां आपको सीधा सीधा इस Cn को कन्वर्ट करने के लिए आएगा। अब मान लीजिए जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि देखो जी हम लोग के पास है इथाइल क्लोराइड, इसको कन्वर्ट करके दिखाओ प्रोपेनोइक एसिड में। इथाइल क्लोराइड इसको कन्वर्ट करके दिखाओ प्रोपेनोइक एसिड में, ठीक है? इसको प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करके दिखाओ। कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? तो एकदम ऊपर वाला मेथड, तुमको कॉपी पेस्ट करना है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा। प्रोपेनोइक एसिड में इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? Cn बना देंगे, Cl को हटा देंगे तो ये Cn माइनस करके वहां रिएक्ट कर देगा तो आंसर मिल जाएगा। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे और फिर वो प्रोपेनोइक, पहले हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे KCl के साथ, ठीक है? Cl हट जाएगा, उसकी जगह Cn आ जाएगा, फिर उसके बाद कर देंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो देखो हमारे फर्स्ट स्टेप में होगा KCl और सेकंड स्टेप में होगा हाइड्रोलिसिस। बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का मतलब हो गया CH3 CH2 COOH। अच्छा अगर मान लो तुमसे बोल दे इथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करके दिखाओ प्रोपेन 1 एमाइन, प्रोपेन 1 एमाइन, ये 1 डिग्री एमाइन। तो पहले आपको रिएक्ट कराना पड़ेगा KCl के साथ और उसके बाद इसका रिडक्शन करना पड़ेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको समझ में आ रहा है? कंफर्म? ठीक है, तो ये तरीका है जैसे आपको चलना। कन्वर्शन इसी को कहते हैं। अच्छा हम इससे और आपको पीछे ले चलते, देखिए कन्वर्शन किसको कहते हैं आप समझिए। हम इससे और पीछे ले चलते, हम आपको बोलेंगे देखो मेरे पास इथीन है,
और इथीन से आप इसको बदल के दिखाइए, इथीन से आप इसको बदल के दिखाइए प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो एक स्टेप और पीछे आपको देखेंगे, आप इथीन से प्रोपेनोइक एसिड सीधा नहीं बना सकते, समझे? आपको क्या करना पड़ेगा बोलिए, अभी मेथड है, इथीन से ये बना लीजिए, इथीन से ये बना लीजिए, HCl का रिएक्शन है सिंपल, इथीन से ये बना लीजिए, सामने मेथड। कन्वर्शन इसको कहते हैं, जब आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्काइल हैलाइड सब याद रखता है तो क्वेश्चन कहीं से भी उठाएगा तुमको मेथड मार। अब आप केवल अल्काइल हैलाइड पढ़े हैं या दिमाग में केवल अल्काइल हैलाइड है तो हो सकता है आप इसको बना दीजिए, लेकिन इसमें फंसे, समझा? खाली अल्काइल हैलाइड याद करके बैठा है तो ऊपर वाला, अब तुम पीछे एल्केन जा सकता है, एल्काइन जा सकता है, कहीं से भी मेथड है, बनाने का तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में HCl लेना होगा, फिर सेकंड स्टेप में KCl लेना होगा, और थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस। समझ रहे? ठीक है, इससे भी पीछे जाते, इससे भी पीछे जाते, आपको दिखाते कन्वर्सन किसको कहते हैं। मान लो तुमसे हम कह दिए कि भाई CH3 बॉन्ड CH3 इससे बना के दिखाओ प्रोपेनोइक एसिड। अब जो लोग एल्केन से याद करके बैठे होंगे उन्हीं के हिस्से में आएगा ये, जो लोग एल्केन से याद करके बैठे होंगे उनका, ठीक है? कोई मेथड बिल्कुल कैटालिटिक नहीं बोलो, बोलो फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन। अगर आप इसको Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2 ले लेते हैं, आपको याद है एक हाइड्रोजन हट के Cl आ जाएगा, हो गया पहला काम, Cl आ गया, Cl आ गया तो अब दूसरा स्टेप में तुम KCl डाल दो और तीसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है? और पीछे जाते देखते हैं तुम लोग कितना देर तक सस्टेन करते रहो, ठीक है? मान लो तुमको आप बोल दिए कि देखो भाई मीथेन से बना के दिखाओ प्रोपेनोइक एसिड, मीथेन से बना प्रोपेनोइक एसिड, बोलो जी आदित्य राज, कुछ सोचो। हां से कर सकता है तो बताएगा ना कि सर उसमें कौन कौन होता है, ठीक बोला लगता है, ठीक से है कुछ नहीं, हाँ चलिए मान ली रुक जाओ, फिर उसके बाद KCl डाल दीजिएगा तो HCl HCN आ जाएगा, तो दो ही ना कार्बन आया, प्रोपेनोइक एसिड में 3 गुण। हाँ बोलो, डायरेक्ट एलिनेट के साथ रिएक्ट करा देंगे, करती है, आगे बोलो। हाँ CH3Cl तो उसको भी KCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वही ना बोल रहे। अच्छा वो वाला प्रोसेस देखने एडिशन देखो पूरा हो रहा है। चलिए जी, सबसे पहले Cl2 और HNO, CH3Cl, फिर सुना है इसका नाम? वुड रिएक्शन, ये बन गया। Cl2HNO, KCl, हाइड्रोलिसिस, सर्च पर तो चीजें ऐसे चलेंगी और आपको ये सामने वाले के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ से देखना चाहता है कि किस तरीके से आप कितना याद करके रखें। एक स्टेप का भी कन्वर्सन है, 2 स्टेप का भी कन्वर्सन है, 3 स्टेप का भी कन्वर्सन है, कुछ ऐसा भी कन्वर्सन है जिसमें पूरा पूरा चैप्टर एक साथ, ठीक है? तो कौन कितना अच्छा याद रखा, किसको कितना अच्छा पिरोना आता, पिरोना समझता है? हाँ, अभी देखो भगवान का
पूजा वूजा का समय चल रहा है, माला दुकान पे जाना, देखना किसी किसी का माला बहुत अच्छे से पिरोया और कोई है जबरदस्ती काम करने के लिए दूध के बेच रहा है। तो दोनों में अंतर है, इसको पिरोना आना चाहिए, किसको पहले किसको बाद। ठीक है, नोट करो याद है। फिर अगला मेथड बढ़ेंगे, दैट इज एलिमिनेशन रेट। नाम नहीं पड़े सैंचेफ और हॉफमैन। हाँ याद है। तो देखो दूसरा सेट हम लोग है ना इसमें डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट योर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल एलिमेंट। आप याद करो इसमें आप E1 और E2 का दो मैकेनिज्म आपको इसमें पहले से करा रखा गया, सही है। E1 मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन शुड टेक प्लेस इन टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप में लेवेन ग्रुप हटेगा, सेकंड स्टेप में प्रोटॉन हटेगा और तब जाके आपके पास एल्कीन बनेगा। E2 में क्या होता है कि ये दोनों काम, प्रोटॉन का रिमूवल एज वेल एज लेवेन ग्रुप का रिमूवल, ये दोनों एक ही स्टेप में होता है थ्रू ट्रांजिशन स्टेप। याद आ रहा है? तो वैसे केस में हम लोग के पास एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें अगर हमारे पास प्रोटॉन हटाना है तो बेस चाहिए। कोई बता दो एलिमिनेशन रिएक्शन का बेस कौन कौन सा कैटलिस्ट आप यूज करते हैं? हाँ मतलब कैटलिस्ट क्या होता है? अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन करके एल्कीन बनाना है तो कैटलिस्ट क्या होता है? बोले गलत है। आगे इसी तरह का रिकॉर्डिंग वाला वीडियो है ना हम YouTube पे डालें। हम एडिट कुछ नहीं, उठा कर नेचुरली ठीक है। ठीक है, तुम लोग इसमें नहीं दिखता है, टेंशन नहीं। हाँ? लेकिन आप भूल जाते हैं, इतना ज्यादा आप भूल जाते हैं कि ऐसा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को भी आप नहीं देखते हैं। आप अगर पेज पढ़ते हैं, मान लीजिए आपको बोले पहले दिन थोड़ा पढ़ गया तो पलटा उसमें एलिमिनेशन दिखाई दिया तो तुम नहीं सोचा कि थोड़ा पढ़ लेते, कुछ बोल देंगे, दो चार लाइन सुन लेंगे, तुम चल देंगे। हाँ जी, आप में से कोई? हाँ बोलो। आप बोले ना कि अल्कोहलिक KOH और NaOH यूज करते हैं जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है। देखो मान लो हम लोगों के पास है कोई एक अल्काइल हैलाइड जिसमें यहाँ पे 11 ग्रुप है। देखो यहाँ पे जो आप हैलोजन लोगे ना वो 11 ग्रुप है, ओके, और एक हाइड्रोजन। आप जब इस केस में बेस यूज करते हैं, कैटलिस्ट की तरह बेस यूज करते हैं, X जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटता है और बेस हाइड्रोजन के पास जाता है, हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है। हम अभी मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, मैकेनिज्म में डिटेल काम हो चुका है। E1 और E2 हम कुछ नहीं बताने जा रहे कि एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन होता है, उसमें कौन किधर रहता है, अभी जब अभी कुछ नहीं, फिर से हम छुएंगे, आपको पता चले, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बनता है वो ऐसा रहता है, बेस के साथ H बाहर और जो लिविंग ग्रुप है वो अलग, ठीक है। ये है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। चलो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन काम ही ऐसा है कि बार बार बोलना। एलिमिनेशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का जनरली E2 मैकेनिज्म से होता है। अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन E1 से जनरली होता है, लेकिन अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन E2 मैकेनिज्म से होता है, जिसमें एक स्टेटमेंट में लगभग पूरा मैकेनिज्म आता है, एंड दैट इज इट इज एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक अल्कोहलिक OH or NaNH2. If size of base is small, then major product will be decided by Sanchez rule, having more number of alpha hydrogen.
And if size of base is large, then major product will be divided by Hofmann rule, less number of alpha hydrogen major. इतना पूरा कहानी, और तुम इतना कहानी नहीं है। एल्कीन, ठीक है। तो ये सारा चीज जो हम तुमसे बोले हैं वो सब पहले से पढ़ाई हो गया है। हम शॉर्टकट में तुम्हारे सामने लिख दें, R bond X generally follows E2 anti-coplanar elimination for H and X, H और X anti-coplanar elimination फॉलो होना चाहिए। A small bases like alcoholic QH, like ethanolic QH, like NaNH2 gives Sadjeff major product large bases like tert butoxide याद है, trimethylamine etc. gives Hofmann major product। अब इन वर्ड्स का मीनिंग जब पढ़ाना था अच्छे से पढ़ा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखो, काम करो आगे। देखो, मान लो तुम्हारे पास है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H2। तुम देख लो, अगर Cl इस कार्बन से निकलता है तो H लेफ्ट से भी निकल सकता है और H राइट से भी निकल सकता है, सही है ना। अगर Cl यहाँ से निकलता है तो H लेफ्ट से भी निकल सकता है, राइट से भी निकल सकता है, दोनों केस में प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। अब आप देख लो कि आप इसके साथ कौन सा बेस यूज कर रहे हो। अगर स्मॉल बेस है तो सेटजेफ के हिसाब से मेजर लिखना, और अगर लार्ज बेस होगा तो हॉफमैन के हिसाब से मेजर लिखना। इस केस में हम आपके लिए दो काम कर रहे हैं, फिर से देखिए। हम अभी बेस नहीं दे रहे, हम एक बार लेफ्ट से हाइड्रोजन निकाल दें तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और अगर हम राइट से H निकाल दें तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। सही है, ठीक है। अब देखो, फिर से यहाँ हम एक बार काम करते हैं, लेफ्ट से निकाल दिए तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और राइट से निकाल दे तो क्या बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। बोलो सही है। अब देखो कब कौन मेजर होगा इसका डिसीजन यहाँ लेने वाला भी कोई है, बता सकता है? लेफ्ट में कौन मेजर, राइट में कौन मेजर? कौन है लेफ्ट में मेजर? नीचे वाला। राइट में? वही उधर राइट का। ओ अच्छा, तो लेफ्ट में कौन है? एक लाइन मेरे याद, खाली रटने से नहीं होगा। अरे जब तक बेस नहीं देखिएगा क्या बोलिएगा, जब तक बेस नहीं देखिएगा क्या बोल दीजिएगा, बेस कहीं लिखे ही नहीं है अभी। अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NOH और NaNH2। अब बोलो कौन मेजर? किसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है? सेटजेफ प्रोडक्ट कौन है? किसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है? बोलो।
सेकंड वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन, ऊपर वाले में 2, ऊपर वाले में 2। तो सेट द प्रोडक्ट इज मेजर, कहने का मतलब ये होगा। और अगर हम यहाँ बेस लिख दें CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O माइनस, मान लो कि प्लस हो गया, थर्ड ऑक्साइड आयन। तो ऊपर वाला मेजर, नीचे वाला, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू हॉफमैन। दिस इज ऑल अबाउट योर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कोई भी अल्काइल हैलाइड रहेगा आपको इसी तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा कि उस केस में कब बनेगा, हॉफमैन के हिसाब से। हॉफमैन वाला बहुत रेयर है, स्कूल में नहीं है, ठीक है, हॉफमैन वाला रेयर है, स्कूल में नहीं है। स्कूल में जो आएगा वो सब्जेक्ट, ठीक है, नोट करो। देखो ध्यान से, अगला रिएक्शन विद मेटल। एक चीज और, जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बने हैं, बात समझे, तब तक आप जो हंसते हैं वो ऑलमोस्ट रियल होता है। जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं तो जो आप हंसते हैं वो लगभग 90% फेक होता है। बात समझ, ठीक है। जैसे हम, तुम्हारे बैच में गुस्सा है, तुम्हारे बैच में गुस्सा है, दूसरे बैच में जाएंगे हंसना पड़ेगा, उससे क्या मतलब? उस बैच में गुस्सा हो के आया है, तुम्हारे बैच में आया है, लेकिन तुम ठीक से काम कर रहा, हंसना पड़ेगा। इतना जल्दी तो इमोशन स्विच नहीं होता है, ठीक है, इमोशंस इतना जल्दी स्विच नहीं होता है, इसको टाइम लगता है। घर में मान लो कुछ हुआ, दुखी है आदमी, लेकिन बैच में आके हंसना पड़ता है। बैच में कुछ हुआ, दुखी है, घर में जाके आदमी को हंसना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। आप इस बैच का गुस्सा उस बैच पे, उस बैच का गुस्सा उस पे, या एक बार है सुबह में उदास मुंह बन गया, दिन भर उदास लेकर घूम नहीं सकते। तो व्हेन यू आर बिकम्स प्रोफेशनल, 90% हंसी फेक होती है। जब तक तुम प्रोफेशनल नहीं बना है, 90% हंसी सही का होता है, 10% भगवान इसको उठा ले। बहुत समझा? हाँ, उस समय क्या होता है, 10% ही होता है जिससे तुमको कोई दिक्कत। हाँ, अभी तो चलो आधे को नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। R बॉन्ड X है, इसको रिएक्शन करना है Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्या ये RMgX बना? दिस इज कॉल्ड योर Gr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप सीखे हैं कि इसको अगर हम लोग किसी प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्ट करा दें, बोलो क्या बनेगा? सर RH बन जाएगा और साथ में Mg के साथ X और anion बनेगा। Mg के साथ X और anion बनेगा, वेरी वेरी गुड, ठीक है, काम हो रखा है इसको। अब देखो हम तुमको और भी आगे के लिए कुछ रिएक्शन देते हैं। Gr एक ऐसा रिएजेंट ना जिसको खोज के अकेले साइंटिस्ट को मिल गया नोबेल प्राइज, समझा? Gr खोजने के बाद साइंटिस्ट को केवल इसके रिसर्च, इसको सिंथेसिस में यूज करना, ये कैसे काम करता है, इसे बताने से नोबेल प्राइज मिला ग्रिग्नार्ड साहब। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हर तरह के रिएक्शन में इसका इन्वॉल्वमेंट होता ही, ठीक है। जैसे मान लो तुम इसको है ना किसी कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करा, एल्डिहाइड कीटोन समथिंग लाइक दैट, एल्डिहाइड कीटोन, तो वैसे केस में ये O के साथ H आ जाता है और यहाँ R आ जाता है, मतलब अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल तो ऐसे बहुत सारा रिएक्शन है, सबको अभी ऐड करना है। चलो इसके अलावा भी आप इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़े हैं, आपको याद होगा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई क्या बन जाता है? सर RR बन जाता है। RR बन जाता है, जिसको आप फूड रिएक्शन कहते हैं, करेक्ट ना? फूड रिएक्शन कहते हैं आप, ठीक है। अभी देखो अगला देखो, अगर हम इसको रिएक्ट करा दें लिथियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हाँ बिल्कुल सही, कोरियाउस की तरफ जा रहे हैं, तो RLiS बन जाएगा। इसको अगर रिएक्ट करा दें कॉपर हैलाइड
हैलाइड के साथ Cu2 तो लिख सकते हो, Cui लिख सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो डाइअल्काइल कॉपर लिथियम, डाइअल्काइल कॉपर लिथियम, इसको अगर हम लोग फर्दर किसी R-X के साथ रिएक्ट करा दें तो R और R-, तो दैट इज कॉरी हाउस सिंथेसिस, कॉरी हाउस सिंथेसिस का फॉर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिएक्शन विद मेटल के साथ ये रिएक्शन है, इसको आप याद रखें, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो पढ़ना है नहीं है कुछ नहीं है, आप यहाँ देखिए। कंसेप्ट ऑफ हैलोएनिन्स या फिर अराइल हैलाइड। एकदम फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया गया था कि अगर आप है ना बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन लगाते हैं तो उसको आप हैलोएनिन या अराइल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात आता है उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ध्यान से मान लो हम लोगों के पास कोई एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। जब वर्ड बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर बेंजीन रिंग होगा, साइड चेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। by chlorination of aromatic हाइड्रोकार्बन। आराम से देखिए समझिए, हड़बड़ाइए मत। कुछ चीजें हैं बहुत इजी हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, पहले इसको देख लो फिर उसके बाद एक्सप्लेन होगा। मान लो हमारे पास बेंजीन रिंग है, आप अकेले बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं या अगर चाहो तो कोई साइड चेन भी ले सकते हैं। अगर आप इस बेंजीन रिंग को रिएक्ट करा देते हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, हम इसी को कह रहे थे कि दिस विल फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे बहुत डिटेल में, बहुत सारा चीज है उसमें डिस्कस करने का, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उस पर पूरा काम करेगा। अभी बस आप ये मानो कि CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है, मेटा है, पारा है, मेटा है, ऑर्थो आपको याद होगा, ऑर्थो है, मेटा, पारा। जब आप CH3 जैसा इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लेते हैं, याद करो हाइपर कंजुगेशन, तो ऑर्थो और पारा साइड पे माइनस आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो माइनस पे अटैक करता है। तो आपका जो क्लोरीन है ना वो ऑर्थो और पारा में से अटैक करेगा और उस तरह से आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। क्या याद आ रहा है ये सब? हाँ, तो यहाँ पे Cl आ सकता है या फिर यहाँ पे Cl आ सकता है। कहाँ Cl आ सकता है? नीचे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ CH3 बाय हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में कार्बन का 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे पुश करता है, तो ऑर्थो और पारा साइड पे नेगेटिव आता है। इसलिए याद कीजिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो या तो ऑर्थो साइड पे जाता है या फिर पारा, हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्थो पारा डायरेक्टर। याद आ रहा है सब? ठीक है, तो ये बनता है। लेकिन थोड़ा देखना केमिस्ट्री का अच्छा बात क्या पता है, छोटा सा चेंज है ना आंसर ही बदल देता है। अगर तुम यहाँ पे Cl2 और HNO ले लिया तो अब यहाँ नहीं चलेगा, अब जाएगा साइड में। कहने का मतलब साइड चेन का हैलोजिनेशन होगा, CH2Cl यहां पे जाएगा, साइड चेन का हैलोजिनेशन होगा इसका। अगर आप कारण इसका कारण क्या, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब कोई हमसे बोल सकता है कि सर इस केस में फ्री रेडिकल क्यों, उस केस में हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्यों? कौन है यहाँ जो तुमको बताता है कि ये रिएक्शन में प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? HNA। फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा, रिंग पे बनेगा या रिंग के ऊपर जो कार्बन बेंजाइलिक कार्बन उस पे बनेगा? बेंजाइलिक पे, इसलिए बेंजाइलिक पे स्किल। समझ गए? एक और है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रमोट करता है, नाम है उसका NBS, एंड्रोमोसक्सिनामाइड। अब उस केस में जो ऊपर
ऊपर में CH2 आपको दिख रहा है, इससे Br डॉट सीन लग जाएगा। हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक पार्ट रिएक्शन का रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पार्ट पे ध्यान। सेकंड इज कॉल्ड सैंड-मेयर रिएक्शन। सैंड-मेयर रिएक्शन ये कहता है अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है, हैलाइड मतलब क्लोराइड बेसिकली, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, क्लोराइड लिख सकते हो अगर Cl लेंगे तो। आप अगर इसको रिएक्ट करा देंगे Cu2Cl2 के साथ, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। अगर आप इसको रिएक्ट करा देते हैं Cu2Br2 के साथ, तो ये बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए आप सैंड-मेयर रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। इसको किससे रिएक्शन कराना है देख लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड ले सकते हो, हैलाइड ले सकते हो। हैलाइड में भी आप है ना यहाँ पे X भी सोच के रखिए, या तो वो क्लोरीन होगा या फिर वो ब्रोमीन होगा। फ्लोरीन नहीं, आयोडीन नहीं, फ्लोरीन नहीं, आयोडीन नहीं, क्लियर है। ऐसे केस में आपके पास क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज, N2 गैस रिलीज होगा, यहाँ पे N2 गैस रिलीज होगा। दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड सैंड-मेयर रिएक्शन। सैंड-मेयर रिएक्शन, इसको आप सैंड-मेयर रिएक्शन कहते हैं। अब देखो एक दो लाइन समझो। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनने के लिए पहले आप लेंगे अमोनिया, नाइट्रोजन के साथ NH3, इसको आप एनिलीन कहते हैं। जब आप इस एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ NaNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, NaNO2 साथ में HCl एट टेंपरेचर अबाउट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वैसे केस में तुम्हारे पास बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। उसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप यहाँ यूज करते हैं। फिर से सुन लेना, थोड़ा नोट करना बंद करो, खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो। जब आप अमोनिया को सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा एक सेक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे, ठीक है। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप Cu2Cl2 या Cu2Br2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता है, जिसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। इस रिएक्शन को आप कहते हैं सैंड-मेयर रिएक्शन। कोई ये भी बोल सकता है कि फिर सर आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं? उसके लिए दो अलग मेथड है, यही के लिए आप देखिए ध्यान से। आपके पास जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको अगर आप Ki के साथ या K2I2 के साथ रिएक्ट कराएं, K2I2 या Ki लिखो, तो वैसे केस में बनता है आयोडोबेंजीन। और अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो थोड़ा सा टफ काम है, पहले इसको रिएक्ट कराना पड़ेगा HBF4 के साथ। HBF4 के साथ रिएक्ट कराओगे, N2+ के साथ BF4- आ जाएगा, और इसको फिर फर्दर अगर हीट करोगे तो तुम्हारे पास फ्लोरोबेंजीन साथ में N2 और साथ में BF3 अलग हो जाएगा। तो आयोडोबेंजीन बनाने का अलग मेथड है, फ्लोरोबेंजीन बनाने का अलग मेथड है, लेकिन क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये रहा, तुमको ये पढ़ना है, ये भी तो आप इतना नोट कर ले। ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड या फिर हेलोएरिक्स, अराइल हैलाइड या हेलो। चलो नोट कर।